दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं हेलियस इंडिया के। आप जानते पहचानते हैं, 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है सर का फंड मैनेजमेंट का, और काफ़ी अलग अलग संस्थाओं में काम कर चुके। लेकिन सर का अभी मैं पढ़ते पढ़ते एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी थी, एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सर ने रूरल मैनेजमेंट में। ओह, ये इंटरेस्टिंग। अरे सर, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी पढ़ाई है सर, और कहाँ से की? जी धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। Thank you. और एक्चुअली जो IRMA करके एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ये हमारे डॉक्टर कुरियन जी ने चालू किया था। ओके। तो उनको क्या चाहिए था कि ऐसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट आनी चाहिए रूरल इंडस्ट्री में, जो जैसे आपके, क्योंकि IIM वाले तो इंटरेस्टेड नहीं थे रूरल इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो उन्होंने IIM के लेवल का एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया था। और उसमें उन्होंने एक्चुअली उनका कैट वगैरह सब सेम ही था, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, कॉमन एप्टीट्यूड ऑल इंडिया, तो वैसा बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट था। इनफैक्ट जो मेरे इनिशियल जो रिसर्च की मेरी कैपेबिलिटी थी वो वहीं डेवलप हुई थी, क्योंकि हम उस समय एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी बनाते थे वर्ल्ड बैंक के लिए फॉर रीजनल डेयरीज। तो आप जैसे इंदौर में डेयरी खड़ी कर रहे हो, तो उनके लिए एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी फाइनेंशियल्स वगैरह के साथ बना के प्रेजेंट करते थे वर्ल्ड बैंक को, कि उनकी फंडिंग मिल सके। तो बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट था और बहुत ही मजा आया था वहाँ पे। तो 1 साल काम किया था मैंने वहाँ पे। वो तो समझ सकता हूँ सर। अब आप बोले तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, प्रोडक्ट आपके जैसा निकला है तो पता चल जाता है इंस्टीट्यूट कितनी तगड़ी हो गई। तो सर ये रूरल मैनेजमेंट करते करते फंड मैनेजमेंट कैसे, तो ये शिफ्ट कैसे हो गया अलग बिल्कुल? मुझे लगा बाजार के बारे में पूछा। अरे सर, बाजार के बारे में पूछ लूंगा सर। बाजार तो आप तेजी बोलेंगे, मुझे पता है सर। ये जो नहीं पता वो तो पूछूं पहले। तो पहली जो मैंने बोला, पहला जॉब तो ये था मेरा कि टू प्रिपेयर टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज। फिर बाद में मेरा तो इंटरेस्ट पहले से ही मार्केट्स में काफी था, और एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट भी आनंद गुजरात में ही है, तो आप जानते हैं कि मार्केट तो आजू बाजू रहते ही हैं। तो मैं फिर बाद में इक्विटी मार्केट्स में गया बाय वे ऑफ कैपिटल मार्केट। एक मैगजीन हुआ करती थी उस समय, तो उसमें मैंने लिखना चालू किया एज अ इंडस्ट्री एनालिस्ट। और वहां से फिर एक रिसर्च इनफैक्ट आउटफिट चालू कर दिया था हमने, 3 लोगों ने निकल के कैपिटल मार्केट से। और 94 से तो वो इसी में रिसर्च में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब गजब का ट्रांजिशन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड रहा। अब बताएं सर मार्केट के बारे में। बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, अलर्ट, कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? बिल्कुल जी, बुलिश। हम तो हमेशा बुलिश रहे और बुलिश रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है कि पहले हम कॉशियस थे लेकिन अभी बुलिश टर्न हो गए थे। लेकिन यही है अनिल जी कि इंडिया का एक ओहदा अभी बन गया है ग्लोबल मार्केट्स में। और जब आप देखिए कि चाइना के जो प्रॉब्लम्स है, या तो कोरिया, साउथ कोरिया के प्रॉब्लम है, या ताइवान के प्रॉब्लम, ये 3 मार्केट है जो कम्पीट करते हैं इंडिया के साथ फॉर ग्लोबल फ्लोज। तो वहां पे इश्यूज काफी ज्यादा हद तक बढ़ गए हैं, और एक्चुअली इंडिया अभी एक स्टैंड अपार्ट कर रहा है फ्रॉम ऑल दीज मार्केट्स अपने एशिया के रीजन में। और एक्चुअली आप फ्लोज भी देख लीजिए, फॉरेन फ्लोज, वो भी काफी हद तक एक सिलेक्टिवली इंडिया में आ रहे हैं। सो वैसा हो गया। और एक्चुअली हम तो काफी डील करते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारा ऑफशोर फंड में। तो ये जो 4-5 महीने में जितनी मीटिंग हुई है मेरी फॉरेन फंड्स के साथ, वो शायद ही 5 साल में इतनी मीटिंग हुई होंगी जितनी अभी 4-5। तो इतना इंटरेस्ट आ गया है हमारे बाजार में, आई थिंक। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इंटरेस्ट काफी है, फंड्स भी आ रहे हैं मार्केट में, लोगों का पूरा रुझान है। और सर जो कल गवर्नर साहब ने पॉलिसी दी, उसमें फिर से एक बार ब्याज दरें उन्होंने रोक के रखी है। कल की पॉलिसी से बाजार के लिए आप क्या बड़े संकेत ले रहे हैं सर? जी एक्चुअली कल की पॉलिसी की अगर जब लैंग्वेज भी देखें तो काफी टोन डाउन हो गई है फ्रॉम पहली, जो जब उन्होंने होल्ड किया था तब काफी हॉकिश सा लैंग्वेज था। थोड़ा हॉकिशनेस थोड़ा कम हो गया है अभी उनका। तो इसलिए ऑब्वियस है कि अगर जो यूएस अगर जो 25 बिप भी लेता है जून की पॉलिसी में, जुलाई की पॉलिसी में सॉरी, तब भी हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे हाइक होगा, क्योंकि काफी हद तक संभल गए हैं। अभी इन्फ्लेशन का तो पहले भी इशू नहीं था, मेन इशू था रुपी का, जो उसको मैनेज करने के लिए हाइक होते थे। तो हमें तो ये लग रहा है कि अगर जो यूएस स्टेबल हो गया, तो प्रॉब्ली आप ये लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे शायद हमारे कट चालू हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा था
हमारे मार्केट के लिए एक एक ट्रेंड दे दिया उन्होंने। पर दूसरा एक जो जोकर है पैक में वो यही है कि अगर जो एल नीनो का प्रकोप ज्यादा हो गया हमारे मॉनसून पे तो शायद इन्फ्लेशन एक रेयर अप होगा, लेकिन वहां पे भी मुझे लगता नहीं है इतना जोरों का होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है एक्चुअली, तो गवर्नमेंट संभाल ही लेगी शायद रूरल मार्केट्स को। तो वो होप है हमारे पास अभी। बात है रिजल्ट सीजन हमारा खत्म हो चुका है सर, क्या संकेत वहां से लिए हैं? रिजल्ट सीजन की बात कर रहे हैं आप? जी सर, अच्छा लगा क्या खराब क्या कम अच्छा? हाँ जी। तो एक्चुअली रिजल्ट ओवरऑल आप देखिए, जो अभी रिपोर्ट हुए थे मार्च एंड के, ओवरऑल काफी प्रॉमिसिंग थे ओवरऑल। लेकिन अगर जो आप कंपोनेंट्स में जाए रिजल्ट के, तो ऑब्वियसली एक पॉकेट ऐसा था जिसने बहुत ही बढ़िया किया था और एक पॉकेट ऐसा था जिसने बहुत ही खराब किया था। और जो पॉकेट बढ़िया किया था वो मेनली डोमेस्टिक पॉकेट था, जैसे फाइनेंशियल हो गए, बैंक्स हो गए, फिर डिस्क्रिशनरी कंपनीज हो गई, ऑटो स्पेसिफिकली। क्योंकि ऑटोज में क्या हुआ था कि एक तो डिमांड पिकअप हुआ था और प्लस कमोडिटी प्राइसेस गिर गए थे, तो वो पॉकेट तो बहुत ही बढ़िया किया था। इनफैक्ट वहां पे तो ग्रोथ, मतलब ये वाला जो जो ग्रोइंग पॉकेट था वो काफी बढ़िया था। लेकिन जो गिरा था पॉकेट वो भी काफी ज्यादा गिरा था। आईटी काफी डिसअपॉइंटमेंट था वो सेक्टर में। और इनफैक्ट आपकी जो कमोडिटीज कंपनीज हो गई, ऑब्वियसली उनमें तो था ही, एक्सपेक्ट ही था, लेकिन कुछ ज्यादा ही गिर गए थे उनके प्रॉफिट्स वगैरह। तो एक मिक्स बैग सा कहलाएगा। लेकिन एक ट्रेंड उभर के ये आया है कि आपकी जो डोमेस्टिक प्लेस है वो उनमें बने रहे तो अच्छा है, क्योंकि यही जो सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर है हमारा, वो पिकअप एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। एंड अगर जो मॉनसून बराबर हुए तो फिर तो रूरल सेक्टर भी किक इन होगा, जो ऑलरेडी चालू हुआ है आस्ते आस्ते करके। लेकिन अगर जो बारिश ठीक आ गई तो फिर तो वहां पे तो बहुत ही बढ़िया होने वाला। आते हैं। अच्छा सर बताएं, कहाँ इस मार्केट में निवेश करने के मौके दिखते हैं जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लाइफ हाई के आसपास हैं? पैसा कहाँ लगाएं सर? जी बिल्कुल, आपको बैंक्स तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा। बैंक्स को तो आपको देखना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर को ही देखना पड़ेगा आपको, करेक्ट। ओवरऑल एनबीएफसीज और बैंक दोनों मिला के। क्योंकि अगर जो आप देखिए, जैसे ही ये 5 ट्रिलियन के ऊपर जाती है इकोनॉमीज, मतलब हम तो हिस्ट्री में देखें कि दो ही इकोनॉमीज हुई हैं अभी तक 5 ट्रिलियन के ऊपर, एक तो यूएसए और दूसरा चाइना। इंडिया भी अगले 3 4 5 साल में, एक्चुअली नॉट 3 4 बट 4 या 5 साल में 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो वहां पे जब भी ऐसा मूव आता है तो दो जो मेजर लेग्स होते हैं इकोनॉमी के, एक तो आपका फाइनेंशियल जो फंड करता है कंजम्पशन को, वो, और दूसरा कंजम्पशन। और ये दो सेक्टर हमेशा मूव है। और फाइनेंशियल में तो डबल वैमी होता है, क्योंकि एक तो कंजम्पशन को फंड कर रहे हैं और दूसरा कि कंजम्पशन जैसे ही पिकअप होता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिकअप हो जाती है और वहां पे केपेक्स आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने लगती है कंपनियां, तो वो भी वो फंड करते हैं। तो उसके हिसाब से एक डबल वैमी होती है। तो इसलिए ये जो दो सेक्टर है वहां पे तो हमें लगता है कि अभी तो चालू हुआ है। इनफैक्ट अगले 4 5 साल के लिए तो ये दोनों सेक्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। इसलिए हम तो कॉन्स्टेंटली इन दो सेक्टर में ही आइडिया ढूंढते रहते हैं। बहरहाल आउटसोर्सिंग के जो सेक्टर्स हैं, जैसे आपके आईटी हो गए या फार्मा या स्पेशलिटी केमिकल, वहां पे हमने थोड़ा थम गए हम, क्योंकि हमें लग रहा है कि इंडिया में ज्यादा ग्रोथ एक्साइटिंग है देन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए हम यही डोमेस्टिक स्टोरीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, तो घरेलू जो सेक्टर्स हैं, जहाँ घरेलू कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसी, यहाँ पर निवेश करने की राय आपके लिए दिनशो सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने बाजार पर पूरा डायरेक्शन हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। थैंक यू।